बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के सेटअप के बारे में तो आलमी बरादरी पर सूरत हाल क्लियर हो चुकी है। अमेरिका, बरतानिया और दूसरे मुल्कों ने जो सर्वेस किए हैं और अपने अपने सिफारतखानों के ज़रिए जो रिपोर्टें अपनी हुकूमतों को भिजवाई हैं, वो यही है कि अगली हुकूमत नवाज शरीफ साहब बनाने जा रहे हैं और उन्हें सादा अक्सरियत का इम्कान इन सब रिपोर्टों में ज़ाहिर किया गया है। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल ये पैदा हो रहा है और उस सवाल को उठाया जा रहा है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और नवाज शरीफ दोनों जिस खारजा पॉलिसी के हामी हैं, क्या अमेरिका इसको ज़्यादा देर बर्दाश्त कर लेगा? क्योंकि पिछली मरतबा जो बहरान पैदा हुआ था, बाजवा ने, साकिब निसार ने और पीटीआई उनका यानी चेहरा था सियासी, इन लोगों ने जो एक बहरान पैदा किया, उसके पीछे सीआईए का पूरा पूरा हाथ था। और वजह वही थी जो बताने की ज़रूरत नहीं कि पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात, सी पैक और चीन पर पाकिस्तान का बढ़ता हुआ इन्हिसार, क्योंकि अमेरिका ये बर्दाश्त नहीं करता कि अमेरिका पर से पाकिस्तान का इन्हिसार ख़त्म हो जाए। ख़त्म होने का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन कम होने की बात जो है वो बर्दाश्त नहीं करता। और फिर जिस तरह नवाज शरीफ को रुसवा किया गया, हजारों घंटों के प्रोग्राम टीवी पर चलाए गए जिनमें बाकायदा हदायत थी ऊपर से, फौज की तरफ से, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, जनरल फैज़, वो वफूरा और इन लोगों की तरफ से ये बाकायदा हदायत थी कि हर एंकर को अलग अलग हिदायतनामा मिलता था कि आपने इस प्रोग्राम में ये पनामा का इशू उछालना है और नवाज शरीफ को इतनी मरतबा चोर कहना है, मतलब कि 40 मरतबा चोर कहना आपने 1 घंटे के प्रोग्राम में। तो एंकर बेचारा परेशान होता था कि 40 की गिनती वो कैसे पूरी करे। तो इस तरह की इस हद तक उसने फिर सीआईए ने ये सारी प्लानिंग की और पाकिस्तान को एक नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया कि सी पैक 2014 के बाद से आगे बढ़ा ही नहीं। 2016 के बाद से 2014 नहीं, 2014 में तो रुकावट आई, लेकिन फिर उसके बाद काम दोबारा शुरू हो गया। लेकिन 2016 में काम सी पैक पर सुस्त पड़ चुका था और जब इमरान खान की हुकूमत बनी तो ये काम फिर वो मुर्दा खाने में चला गया, सर्द खाने में भी नहीं, मुर्दा खाने में चला गया। और उसके बाद अभी तक ये सी पैक सिस्टम जो है वो बहाल नहीं हो सका। चीन इंतज़ार कर रहा है कि नवाज शरीफ की हुकूमत बने तो सी पैक का काम भी शुरू हो। तो अब पहले तो ये था कि सिर्फ नवाज शरीफ का मसला था जो वज़ीर आज़म थे। अब पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एक ऐसा आर्मी चीफ आया है और ये रिकॉर्ड पर बात है, ये कोई सीना गजट वाली बात नहीं है, जो पाकिस्तान का इन्हिसार चीन पर बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दे रहा है या इसका हामी है। इससे पहले जितने भी आर्मी चीफ आए उन्होंने अपना खुदा अमेरिका को समझा और अमरीकी मफादात के खिलाफ कोई काम नहीं होने दिया। मैं आपको एक पुरानी बात बताता हूँ सिर्फ 2 फिक्रों में। जब नवाज शरीफ की पहली हुकूमत आई थी तो नवाज शरीफ ने एक इलाकाई इत्तेहाद बनाने की तरफ पेशकदमी की और इलाकाई इत्तेहाद बन भी गया था। उसमें ईरान शामिल था, तुर्की शामिल था और सेंट्रल एशिया के 5 मुल्क शामिल थे। ये 8 रुकनी इत्तेहाद ये उन्होंने बना दिया था। और मैं उन दिनों रोज़नामा जंग में का काम करता था और मेरे एक दोस्त थे आज़ाद कौसरी मरहूम, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, बहुत अच्छे और शरीफ आदमी थे, लेफ्ट के नज़रियात रखते थे लेकिन नहायत दयानतदार आदमी थे। तो मेरी उनसे बात हुई तो मैंने कहा कि ये खबर इकोनॉमिस्ट में छपी है, ये खबर इकोनॉमिस्ट में छपी थी। अभी पाकिस्तान के मीडिया में ये खबर नहीं आई थी कि नवाज शरीफ ऐसा कोई इत्तेहाद बनाने वाले हैं। तो वो खबर मैंने तर्जमा करके रोज़नामा जंग में छापने के लिए दे दी, वो छप भी गई। तो आज़ाद कौसरी ने कहा कि यार ये रिपोर्ट मुझे दिखाओ इकोनॉमिस्ट की। तो मैंने उसे दिखाई रिपोर्ट, उसने पढ़कर असल मतन पढ़ना चाहते थे, उर्दू खबर, उर्दू तर्जमा जो था वो कह रहे थे कि ये मुख्तसर है, मैं पूरी रिपोर्ट पढ़ना चाहता हूँ और क्या इसमें कोई डंडी तो नहीं मारेगी। उनका ख्याल था कि इस खबर में कोई गपशप है। तो बहरहाल मैंने इकोनॉमिस्ट का पर्चा उनको दे दिया। तो उन्होंने पढ़ने के बाद ये कहा कि अगर तो ये खबर सच है तो फिर नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, शायद इसी साल ख़त्म हो जाए, बहुत जल्द ख़त्म हो जाए, इसी साल नहीं, बहुत जल्द, ये उनका फिक्रा था। और फिर उसके बाद चंद दिनों के बाद सरकारी ऐलान भी आ गया कि ये इस तरह का इत्तेहाद बनने जा रहा है। तो उसके बाद फिर गुलाम इसहाक खान जिस तरह हरकत में आया, नवाज शरीफ की हुकूमत
मेरे ख्याल में 2.5 साल की मुद्दत भी पूरी नहीं कर सकी और उनकी हुकूमत को का तख्ता उलट दिया गया और फिर दोबारा नहीं आने दिया गया दूसरे इलेक्शन में। हालांकि उसमें नवाज शरीफ की पार्टी इलेक्शन जीत गई थी, लेकिन वो धांधली करके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को हुकूमत दे दी गई। ये वो एक अलग कहानी है कि वो किस तरह हुकूमत बनी और किस तरह फिर उसके भी खिलाफ हो गए ये लोग, क्योंकि बेनज़ीर ने भी हुकूमत में आने के बाद आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात करना शुरू कर दी। यानी जिस मुसीबत से बचने के लिए नवाज शरीफ को निकाला गया था, बेनज़ीर भी उसी रास्ते पर चल पड़ी अपनी पूरी सियासी दुश्मनी के बावजूद। तो अब इससे पहले कोई हुक्मरान जो है वो अमेरिका के दर से सर उठाने को तैयार नहीं था, चाहे वो ज़िया-उल-हक हो, चाहे वो मुशर्रफ हो, चाहे बीच में आने वाले हों, चाहे रहील शरीफ हो, चाहे बाजवा। तो ये सब अमेरिका के गुलाम थे। और अब बहुत सारे लोगों को तो यकीन ही नहीं आता कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो है वो इस हद तक जुर्रत कर सकते हैं कि पाकिस्तान को आज़ाद खारजा पॉलिसी की तरफ ले जाया जाए। अच्छा, यहाँ मैं एक ज़मीनी वजाहत कर दूँ कि आप कहेंगे कि भाई ये तो सिविल हुकूमत का काम होता है खारजा पॉलिसी तय करना, लेकिन पाकिस्तान में एक हकीकत है जिसको हम पसंद करें या ना करें, लेकिन वो एक हकीकत अपनी जगह है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी फौज की मर्जी के बगैर नहीं कामयाब हो सकती और इसका माजी में हमने मुजाहरे बारहा देखे हैं। तो अब फौज जो है, अब फौज के अंदर भी एक नई सोच डेवलप हो रही है कि हमें अमेरिका, चीन और दूसरे मुल्कों के दरमियान सबके साथ तवाज़ुन रखना चाहिए। हमें किसी से दुश्मनी नहीं करनी है, ना ईरान से, ना अफगानिस्तान से, ना सऊदी अरब से, न और चीन और अमेरिका के दरमियान हमने एक मुतवाज़न ताल्लुकात का रास्ता निकालना है। और नवाज शरीफ साहब भी इसी बात के हामी हैं और जनरल आसिम मुनीर और फ़ौज की मौजूदा क़यादत, बल्कि फ़ौज की जितनी भी हाई क़यादत है सारी की सारी वो इस बात की हामी है कि सीट पैक बनना चाहिए। तो क्या अमेरिका इस मामले को बर्दाश्त करेगा और कब तक बर्दाश्त करेगा? क्योंकि अमेरिका ऐसे हुक्मरानों को बर्दाश्त नहीं करता। इस सिलसिले में इस्लामाबाद में जो बातें हो रही है उसमें मुर्सी सदर मिस्र के मरहूम सदर, शहीद सदर बल्कि सदर मुर्सी का जिक्र करते हैं कि अमेरिका ने किस तरह उनको निशाने इबरत बना डाला और उनको जेल में अजियतें दे देकर शहीद करवा दिया। तो ये ज़ाहिर है जो बहस हो रही है इसमें एक बुनियादी गलतफहमी है। पाकिस्तान और मिस्र के हालात में बड़ा फ़र्क है। मिस्र की फ़ौज रवायती तौर पर ख़ुद को इस्लाम से एलियनेट करती है, इस्लाम से दूर रखती है और ये बड़ी पुरानी ज़माने से सिलसिला चला आ रहा है। मिस्र की फ़ौज में ज़्यादा सोच ये है कि हम फ़िरौनों की कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि बनी इसराइल मूसा के कौम से ताल्लुक़ रखते हैं। आपको याद होगा कि सदर नासर ने एक मरतबा तकरीर की थी कि ए मूसा के उम्मत के लोगों, हम फ़िरौन की नस्ल के लोग आ रहे हैं तुम्हारा सफाया करने। ज़ाहिर है इस अब नारे पर क्या तबसरा किया जा सकता है। तो पाकिस्तान की फ़ौज और मिस्र की फ़ौज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पाकिस्तान की फ़ौज की क़यादत अमेरिका नवाज़ हो तब भी पाकिस्तानी फ़ौज का जो मजमूई क़िबला है वो इस्लाम और पाकिस्तान से हट नहीं सकता। अपनी सारी ख़राबियों, तहफ़्फ़ुज़ात और अवाम की शिकायत या जो मफरूज़े फैले हुए, जो तअस्सुब फैला हुआ, उसके बावजूद बुनियादी तौर पर इसका फ़ौज का जो किला है वो इस्लाम के साथ गड़ा है और पाकिस्तान के साथ गड़ा है। ऊपर की जो खराबियाँ हैं वो तो फिर पैदा हुई ना ज़्यादातर, यानी कुछ जनरल ज़िया के दौर में पैदा हुई, वो थोड़ी थी। असल तबाही नाज़िल हुई जनरल मुशर्रफ के दौर में और फिर जनरल मुशर्रफ की लाई गई तबाही को जनरल रहील शरीफ और इसने बाजवा ने पाया तकमील और नुक्ता उरूज तक पहुँचाया। वरना फ़ौज का जो किबला था पहले भी इस्लाम था, आज भी इस्लाम है और अब उसमें जो डेविएशन आ गई पिछले इन 1980 की दहाई से लेकर अब तक जो चलता रहा सिलसिला, उसका अब इजाला थोड़ा थोड़ा होने लगा और आपको नज़र भी आ रहा है। और पाकिस्तान में पीटीआई जिस तरह एक्टिव हुई है जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ, इनका पूरा सोशल मीडिया देखें, ये एक ऐसी मुनज़्ज़म कैंपेन है जिसको देख कर यकीन ही नहीं आता कि ये पीटीआई के सोशल मीडिया के लोगों में पाकिस्तानियत नाम का कोई उनसर पाया जाता है, कोई रमक भी पाई जाती है। अब ताज़ा ये देखें इन्होंने क्या किया कि एक कैंपेन चलाई कि पाकिस्तान की फ़ौज ने इसराइल को गज़ा पर बरसाने के लिए बम और गोले भेजे हैं, तोपों के गोले, और बड़े बाकायदा जहाज़ का नंबर भी दिया, फ़लाँ जहाज़ के ज़रिए भेजा गया ताकि पढ़ने वाले को यकीन आ जाए कि ऐसा ही हुआ है।
तो ये एक शर्मगेज और खबीसाना मुहिम है। इन लोगों ने ये भी प्रोपेगेंडा किया कि जनरल ज़ियाउल हक ने, जो उस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज के ब्रिगेडियर थे, उन्होंने उर्दन में जाकर 25,000 फ़लस्तीनी कत्ल किए। अच्छा, ये प्रोपेगेंडा इतना ज़्यादा इसको मकबूलियत मिली, आज से ये इसमें पीटीआई से पहले की ये बात है, पीपल्स पार्टी ने इसको हवा दी और काफ़ी फैलाया और उर्दन में कत्लेआम हुआ था। 25,000 फ़लस्तीनी चंद दिन में शाह हुसैन ने मार डाले थे, शहीद कर दिए थे। और ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक साहब उन दोनों उर्दन के दारुल हुकूमत अम्मान में कोई पाकिस्तानी सिफारत खाने का कोई फौजी उहदा था, मुझे इसका सही याद नहीं कौन सा उहदा था, मिलिट्री अताशी एक उहदा होता है, कोई इसी तरह का उहदा था उनके पास, वो वहाँ मुकीम थे। इस ऑपरेशन में जनरल ज़ियाउल हक ने हिस्सा नहीं लिया था। उनका ज़ियाउल हक का वाहिद हिस्सा ये था कि जब वो ऑपरेशन हुआ तो वो उस वक्त उर्दन में मुकीम थे और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के तहत वो शाह हुसैन के साथ करीबी राब्ते में थे। जनरल ज़ियाउल हक ने या पाकिस्तानी फौजी ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ बंदूक नहीं उठाई। 25,000 फ़लस्तीनी कत्ल हुए, वो सारे के सारे उर्दन की फ़ौज ने मारे, शाह हुसैन की फ़ौज ने मारे। और वही शाह हुसैन जिसका बेटा आज ये कहता है कि हम फ़लस्तीनियों को उर्दन में नहीं आने देंगे। तो खैर, ये सारा सिलसिला बताने की वजह ये थी कि पाकिस्तानी फ़ौज और मिस्र की फ़ौज में बड़ा फ़र्क है और फिर मिस्र की अहमियत और पाकिस्तान की अहमियत दोनों बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनकी नौइयत में फ़र्क है। मिस्र की अहमियत ये है कि वो इसराइल का मुहाफ़िज़ और चौकीदार उसको अमेरिका ने बनाया है, जबकि पाकिस्तान की अहमियत ये है कि पाकिस्तान की अहमियत अब मनफी अंदाज में है। यानी अब पाकिस्तान से अमेरिका ने जो काम लेने थे वो ले लिया, पाकिस्तान से मज़ीद काम लेने की अमेरिका को ज़रूरत नहीं और मुस्तक़बिल करीब में इस खित्ते में ऐसी कोई सूरत हाल पैदा नहीं होने वाली जिसमें अमेरिका को हमारी ज़रूरत पड़े। लेकिन उससे मनफी अंदाज में पाकिस्तान की ज़रूरत है। मनफी अंदाज से मुराद ये है कि वो चीन के इतना करीब ना चला जाए कि अमेरिका के आलमी तजारती मफादात ख़तरे में पड़ जाएँ। अमेरिका की पूरी गेम थी चीन का मुहासरा करने की, बहरुल की तरफ से ऑस्ट्रेलिया से लेकर इंडिया तक और फिलिपाइन से लेकर जनूबी कोरिया तक और ताइवान से लेकर फिलिपाइन तक सारे मुल्क उसने उस घेराबंदी में शामिल किए हुए थे। तो अगर वो चीन पाकिस्तान के रास्ते से अपने लिए एक इम्कान पैदा कर ले तो ये अमेरिका को बात बर्दाश्त नहीं। यानी अब पाकिस्तान की अहमियत जो है वो मनफी लिहाज से है कि ये काम नहीं होना चाहिए। तो मतलब ये है कि ख़तरा तो है जनरल आसिम मुनीर को और नवाज शरीफ साहब को भी ख़तरा है। और वहाँ तो कई लोग तो ये कहते हैं कि जान को ख़तरा है, जान को भी ख़तरा है। तो वो खैर मैं उस तरह की बात पर मैं ज़्यादा वज़न नहीं देता, लेकिन असूली तौर पर एक हकीकत है कि जान को ख़तरा तो हर एक आदमी को हर वक्त रहता है। और अगर ज़ियाउल हक को तैयारा गिराकर उनको मार दिया गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये साजिश बार बार कामयाब हो सके और उसका भी कोई पता नहीं कि वो हुआ कैसे था वाक़या। आज तक उस बात को पर्दा राज में ही रखा गया है। तो ये जान के खतरे की बात की मैं बात ही नहीं करता, क्योंकि ये तो हर वक्त हर शख्स को दरपेश रहता ही है। लेकिन खतरा जो असल है वो है हुकूमत का तख्ता उलटने का। तो मैं आपको बड़ी हद तक एक बात बताना चाहता हूँ और मुझे तो उस पर यकीन है, लेकिन ज़ाहिर है मेरा यकीन भी मेरे अंदाज़ों पर मबनी है, कोई ख़बर तो मैं नहीं दे सकता। लेकिन मेरा जो अंदाज़ा है, जो मैं जो समझता हूँ वो ये है कि अमेरिका अब पाकिस्तान में ऐसा कोई एडवेंचर नहीं करेगा, क्योंकि इस एडवेंचर के नतीजे में जो रिएक्शन आ सकता है वो अमेरिका के लिए और ज़्यादा मुसीबत का बायस बन सकता है। मसलन इस वक्त पाकिस्तान की जो पॉलिसी है जनरल आसिम मुनीर की और नवाज शरीफ साहब जो पॉलिसी नाफिज करना चाहते हैं वज़ीर आज़म बनने के बाद, वो कुछ इस तरह की है कि अमेरिका और चीन के दरमियान तवाज़ुन रखा जाए, किसी को नाराज़ ना किया जाए, ना किसी को ललकारा जाए, लेकिन किसी के आगे बिछने की भी ज़रूरत नहीं। ये है पॉलिसी। तो अगर अमेरिका ने कोई एडवेंचर किया इस मरतबा, क्योंकि ये पनामा केस वाला एडवेंचर करके वो उसके मनफी असरात जो है अमेरिका भुगत रहा है, और आज अमेरिका पाकिस्तान में जो नारा है, जो अमेरिका का जो जार है गद्दार है गद्दार है, ये माजी के मुकाबले में ज़्यादा पावरफुल हो गया है। तो इसके नए एडवेंचर की सूरत में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और रियासत दोनों हुकूमत ये अपना निसार ये जो तनासुब है इसको बदल कर चीन के ज़्यादा हक में कर सकते हैं, और वो सूरत हाल अमेरिका के लिए ज़्यादा ख़तरनाक होगी, ज़्यादा नुकसानदेह होगी।
तो क्योंकि मामला सिर्फ पाकिस्तान से निपटने का नहीं रह जाएगा, फिर मसला चीन से निपटने का हो जाएगा। तो इसीलिए मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका को एडवेंचर करेगा, लेकिन बहरहाल आसिम मुनीर साहब हो या कोई और साहब हो या नवाज शरीफ साहब हो या कोई और सियासतदान हो, इनको अमेरिका की साजिशों के से खबरदार रहना पड़ेगा। इस वक्त अफगानिस्तान में जो हुकूमत है तालिबान की, मुल्ला अहमदुल्ला की, वो ज़ाहिर है अपनी पाकिस्तान दुश्मनी में बहुत दूर तक जा चुके हैं और वो इंडिया से हदायत ले रहे हैं और टीटीपी की मुकम्मल सरपरस्ती कर रहे हैं। अब एक तस्वीर मैंने देखी कि टीटीपी के कमांडरों के पास $2.5 लाख की घड़ियां हैं उनकी कलाइयों में। $2.5 लाख कितने करोड़ रुपए की बनती है, आप अंदाजा कर लें। और उनके जरिए आमदनी की है टीटीपी का, जिहाद करते हैं, लड़ाई करते हैं, फसाद करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, कबीलों में जाकर कत्ल व गारतगरी करते हैं, यही काम करते हैं। तो उनका जरिए आमदनी क्या है? क्या उनके खेत हैं या कारखाने हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फिर उनके पास $2.5 लाख की घड़ियां उनकी कलाइयों में कैसे आ गई? तो ये बात अब सोचने की है। इसका मतलब ये है कि ये दो बातें हैं, या तो ये लूट मार करते हैं, डकैतियां मारते हैं, पैसा लेते हैं, अगवा बरतवान से कमाई करते हैं, यानी गोया कि ये एक हार्ड कोर क्रिमिनल्स का गैंग है, दहशतगर्दी के साथ साथ दीगर जराइम भी करते हैं। और फिर दूसरा ये है कि इनको भारत से मदद मिलती है और इसराइल से भी मदद मिलती है, क्योंकि टीटीपी वालों को मैंने एक मरतबा कहते हुए सुना था कि जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो हमारा सज्जन है। इसका मतलब है कि इसराइल इस अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत की को इसराइल की सरपरस्ती भी हासिल है। आपने देखा कि अफगानिस्तान में तालिबान ने इसराइल के खिलाफ कोई जुलूस नहीं निकलने दिया, कोई मुजाहरा नहीं होने दिया। पूरी दुनिया में मुजाहरे हुए और अफगानिस्तान की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वहाँ मुजाहरे होते रहते हैं। अमेरिका के खिलाफ भी बहुत मुजाहरे होते हैं और दूसरे इश्यूज पर भी मुजाहरे होते हैं, लेकिन इस मरतबा क्या राज है कि फ़लस्तीन के हक में उन्होंने किसी जुलूस को निकलने की इजाज़त नहीं दी। ये एक बड़ा लम्बा फिक्रिया है। तो अफगानिस्तान दुश्मन बन चुका है, लेकिन हमें ज़ाहिर है उससे दुश्मनी का ऐलान करके उसकी स्कीम को पक्का नहीं करना है, क्योंकि अफगानिस्तान में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो ये समझते हैं वो पाकिस्तान के दोस्त ना हो, तब भी वो समझते हैं कि पाकिस्तान से बिगाड़ कर हमें भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें उन अनासर को मजबूत करना होगा और ये काम मौजूदा अस्करी क़यादत करेगी। तो खैर, ये अब पीटीआई की सारी उम्मीदें यही हैं कि अमेरिका कुछ करेगा। ये लतीफ़ा आपने देखा कि जब अमेरिकी सफ़ीर ने ये मुलाकातें की नवाज शरीफ और जरदारी वगैरह से और जहांगीर तरीन की पार्टी के लोगों से, तो उन्होंने पीटीआई को इस लिस्ट में से निकाल दिया। तो इससे पहले जब एक गलत खबर फैली कि अमेरिकी वफद कोई अडियाला जेल पहुंचा, वो जेल गए थे कुछ लोग, वो कोई तौहीन रसालत के केस का कोई आदमी है उससे मिलने के लिए, तो ये खबर उड़ गई कि वो इमरान खान से जाकर मिले। तो पीटीआई के सोशल मीडिया टीम ने 24 घंटे तक ये ढोल बजाया कि देखो अमेरिका इमरान खान को बचाने के लिए आ गया। अमेरिका ने कह दिया है खबरदार, इमरान खान को इंतखाबी मैदान से बाहर रखा तो हमसे बुरा कोई ना होगा। लेकिन वो खबर जब गलत साबित हो गई और अगले दिन जब अमेरिकी सफ़ीर नवाज शरीफ वगैरह से मिले, तो इन्हीं ढोलचियों ने फिर नया ढोल बजाया कि देखो अमेरिका नवाज शरीफ को लाने के लिए पाकिस्तान के मामला में खुली मुदाखलत कर रहा है। तो ज़ाहिर बेशरम लोग हैं, ये झूठ बोलेंगे और इनकी झूठ की कंपेन चलती रहेगी। अब एक तो इसराइल को असला पहुँचाने का, फिर दूसरा आपने देखा कि वो कोई अनीला नाम की कोई खातून है, पता नहीं इसका क्या नाम है, मुझे याद भी नहीं रहा, अनीला अली या क्या, वो एक खातून है पाकिस्तानी, और उसने अमेरिका में कोई मुजाहरे से खिताब किया इसराइल के हक में, फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ खूब गालियाँ बकती उसने फ़लस्तीनियों को, गज़ा वालों को और इसराइल की तारीफ़ की। तो यहाँ पीटीआई ने गुल बचा दिया कि ये तो मुस्लिम लीग नून ने इसको इसराइल भेजा था, और वो जो उरिया है मशहूर कज़्ज़ाब, उसने ट्वीट भी कर दिया कि ये तो शहबाज शरीफ ने उसको भेजा था इसराइल। हालांकि ये बात रिकॉर्ड पर है, रिकॉर्ड को तो झुटला नहीं सकते आप। खुफिया बातें जो होती है ना, उनमें कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है, लेकिन ये तो खुफिया नहीं है, ये तो रिकॉर्ड पर है, कौमी असम्बली के रिकॉर्ड पर है कि अनीला अली को इमरान खान ने इसराइल भेजा था, और इमरान खान की पार्टी से उसके गहरे ताल्लुकात हैं, अमेरिका में भी और पाकिस्तान में भी। तो ये जो कज़ाब लोग हैं, अब इनसे तो खैर वो गिला तो नहीं बनता, इसलिए कि जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधते हैं, बुहतान लगाते हैं, इफ्तरा करते हैं, वो फिर नवाज शरीफ और जरदारी या जनरल आसिम मुनीर, इनकी क्या हैसियत है उनके सामने? जो रसूलुल्लाह को नहीं बख्शते, उनसे झूठा ख्वाब
मंसूब करके अपने लिए दुनिया और आखिरत की लानत और ज़िल्लत और अज़ाब कमाते हैं, तो वो इन लोगों को क्यों बख्शने लगे। बहरहाल इन्होंने ये कैंपेन भी चलाई और अब एक नई कैंपेन चल रही है चीफ जस्टिस के खिलाफ कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने, एक खातून है, क्या नाम है उसका, अमीना की नईमा जैसा कोई नाम है, वाहियात किस्म की खातून है वो, और लतीफ़ खोसा ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है, और उसने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के खिलाफ एक झूठी शिकायत लगाई थी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने वो खारिज कर दी है, क्योंकि उस दरख्वास्त में कुछ था ही नहीं, और ये दरख्वास्त किसी कार्रवाई के लिए नहीं डाली गई थी। इस दरख्वास्त का मकसद सिर्फ तवज्जो हटाना था, ताकि जब ये दरख्वास्त खारिज हो तो पीटीआई को एक गुल मचाने का बहाना मिले कि देखो जी, अपने जज के खिलाफ जो दरख्वास्त आई उसको तो खारिज कर दिया, और जो दूसरी दरख्वास्त थी ट्रका वाले के खिलाफ उसको मंजूर कर दिया। तो ये इशू बनाने के लिए उन्होंने एक जाली दरख्वास्त डाली थी। तो उस खातून के बारे में पीटीआई ने कोई कंपेन शुरू की है कि ये खातून चीफ जस्टिस से जब मिली तो चीफ जस्टिस ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा दूंगा जहां से तुम वापस नहीं आ सकोगी और पता नहीं तुम्हें तुम्हारा कुछ सुराग नहीं मिल सकेगा। अब इसके ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि ये सारा झूठ है। चीफ जस्टिस कोई भी हो ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं कर सकता। और दूसरी बात यह कि चीफ जस्टिस से ये खातून मिली कब थी। आमना मलिक उसका नाम है। ये आमना मलिक नामी खातून चीफ जस्टिस से कब मिली थी तन्हाई में? कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई उनकी तन्हाई में। और अगर तन्हाई में ये धमकी नहीं दी गई बल्कि किसी और जगह दी गई है तो फिर उसके तो 50 गवाह और भी होंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में ये धमकी दी है, या सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच कोर्ट में दौरान समाज ये धमकी दी है, या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमकी दी है, या टेलीफोन किया है, क्या किया है। तो बहरहाल ये एक झूठ है, और ये पीटीआई वाले ये झूठ फैलाने में इतना माहिर है, इनका शैतानी जहन है। तो वो तारक मसूद साहब है ना जस्टिस, उनके खिलाफ एक बड़ी बकवास किस्म की दरख्वास्त जिसका सर न पैर वो दायर की थी, और मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि इस दरख्वास्त से मकसद जस्टिस तारक मसूद के खिलाफ कार्रवाई करवाना नहीं है, क्योंकि वो तो हो ही नहीं सकती। इसका मकसद सिर्फ ये है कि कल को जब वो ट्रकम वाला फारग हो तो ये कह सकेंगे देखे जी, एक जज के खिलाफ शिकायत उसके लिए और इंसाफ का पैमाना, और दूसरे जज के खिलाफ उसके लिए और पैमाना। और ये वही पार्टी जिसने परसों तरसों फिर एक और अजीबोगरीब मुहिम चलाई, वो जंग में कोई काउंसलर है, साबिक काउंसलर अफजल भरवाना, उनका कुछ जाती झगड़ा हो गया और 5, 7, 8 लोगों ने मिलकर उसको मारा। वो अकेला था, 5, 7 लोग ज़ाहिर है वो मार सकते थे जब इतने ज़्यादा लोगों लाठियाँ भी मारी और उसके कपड़े भी उतार दिए, जो कि जहाँ हमारे यहाँ के एक मनफी जागीरदाराना कल्चर की नहायत गंदी निशानी है। तो उसकी फिल्म बनाकर फिल्म लोगों ने बनाई, और उसकी फिल्म पीटीआई वाले ने अपने तमाम सोशल मीडिया पर यह कहकर चलाई कि मुस्लिम लीग का उम्मीदवार वोट मांगने के लिए गया तो लोगों ने इसका ये हशर किया। उसका मुस्लिम लीग से कोई ताल्लुक ही नहीं है, उसका ताल्लुक पीटीआई के कुछ लोगों से ज़रूर है। तो खैर ताल्लुक हो या ना हो, ये झगड़ा जाति दुश्मनी का झगड़ा था, कुछ भी था, लेकिन सियासी झगड़ा नहीं था। और ये पीटीआई वालों ने अकल के अंधों ने ये बात मान ली सोशल मीडिया की, हालांकि किसी के समझ में ये बात नहीं आई कि अभी तो इंतखाबी मुहिम शुरू नहीं हुई, अभी किसी को टिकट नहीं मिला, तो उसने अपनी इंतखाबी मुहिम कैसे शुरू कर दी। और फिर कोई उम्मीदवार जब इंतखाबी मुहिम चलाता है तो वो क्या अकेला और पैदल घूम कर करेगा अपनी इंतखाबी मुहिम चलाता है, या उसके साथ पार्टी के वर्कर्स का, साथियों का, दोस्तों का, लीडरों का एक झमघटा होता है, एक झुरमुट होता है, गाड़ियों का एक काफिला होता है, चाहे उसमें 3 गाड़ियां हों। अकेला कोई आदमी इंतखाबी मुहिम के लिए वोट मांगने जाता है, और वो भी ऐसा आदमी जिसके पास किसी भी पार्टी का कोई टिकट ही नहीं है, और अभी इंतखाबी मुहिम उम्मीदवारों ने शुरू भी नहीं की है। अभी तो जलसे जुलूस होंगे मरकजी पैमाने पर, जब टिकट फिर अनाउंस हो जाएंगे और टिकट फाइनल हो जाएंगे तो उसके बाद उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम करेंगे। लेकिन ये सारी बातें पीटीआई के जो इनकी जो उम्मत है पीटीआई की, जो ज़रूरियत है पीटीआई की, इमरान खान की ज़रूरियत, इबलीस और शैतान की ज़रूरियत, ये सारी की सारी शैतान और इबलीस की ज़रूरियात हैं। इनके दिमाग शैतानी पूजा ने ख़त्म कर दिए हैं। और इसलिए जब पीटीआई ने ये कंपेन चलाई कि वो तो मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार कौमी असम्बली था, बल्कि उनके 1-2 बिलागत ने लिख दिया कि वो साबिक वफाकी वजीर भी रहा है, साबिक वफाकी वजीर मुस्लिम लीग की हुकूमत में। हालांकि वो बेचारा काउंसलर था, एक तहसील या टाउन, वो जो काउंसिल होती बल्दियाती, उसका साबिक चेयरमैन था,
सूबाई असम्बली में कभी आया, ना कौमी असम्बली में कभी आया, ना उसका किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक है, और ना ही उसने काउंसलर की सीट से हटकर कोई इलेक्शन कभी लड़ा है। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। तो अब नाज़रीन जो है, बड़ा अहम वाक़या जो होने वाला है वो है ट्रकों वाले जज का फैसला, उसकी किस्मत का फैसला। तो उसने पहले तो एतराज़ किया जजों पर, वो एतराज़ रद्दी की टोकरी में गया। अब उसने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर दी है, और महंगे वकील लतीफ़ खोसा जैसे और 3-4 वकील रखे हैं जिनकी फ़ीस करोड़ों में है। अब ये उनको करोड़ों रुपए की फ़ीस देगा, ज़ाहिर है दे सकता है क्योंकि इसके पास तो नोटों से भरे हुए ट्रक जाते रहे हैं। तो बहरहाल सियासी मंजरनामा सिर्फ ये है कि अगली हुकूमत यकीनी तौर पर नवाज शरीफ साहब की बनने जा रही है, और जनरल आसिम मुनीर और नवाज शरीफ, इनका जो अपने अपने दायरे कार में जो किरदार है पाकिस्तान की मफादात के हवाले से, वो बड़ा क्रूशल है और पाकिस्तान के लिए बड़ा मुफीद होगा। मीशत कुछ बहाल होगी, सी पैक चलेगा, लेकिन इन दोनों हजरात को साजिशों की तरफ से मुहतात रहना होगा। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक